Hello everyone. I hope you all are doing good. I am doing great as well. आज के इस सेशन में we'll try to learn how to pass journal entries without actually getting into the mechanism of golden rule of accountancy. देखिए ऐसा नहीं है कि golden rule of accountancy में कोई प्रॉब्लम है, वी आर फाइन विद इट, बट गोल्डन रूल्स को अप्लाई करके जर्नल एंट्रीज को पास करना एक थोड़ा सा कम्बरसम, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आपको एक पूरा क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है। पहले आपको डिटरमाइन करना होता है कि क्या रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, फिर आप उनके रेस्पेक्टिव रूल्स को अप्लाई करो। उन रूल्स को अप्लाई करने के बाद फिर आप जर्नल एंट्रीज पास करो। तो व्हाट वील ट्राई टू डू इज वील ट्राई टू क्विकली लर्न अ very short mechanism, a very fast and a very quick mechanism of passing journal entries without using golden rule of accountancy, and that too 100% accurate. ऐसा नहीं है कि आपको इनमें रिजल्ट जो आप गोल्डन रूल से करोगे और जो इनसे करोगे उन रिजल्ट में कोई डिफरेंशिएशन आएगा, ऐसा नहीं। द रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम, इट विल बी 100% एक्यूरेट, फास्ट एंड वेरी कन्वीनियंट। लेट्स स्टार्ट। देखिए जितने भी अकाउंट्स अपने लोग सुनते हैं, द नेम ऑफ द अकाउंट्स दैट वी कम अक्रॉस, फॉर एग्जांपल मेड बी रेंट अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, any account we come across can be broadly categorized into four main headings. They can be either they can be assets, or they can be a liability, or they can be a expense, an expense, or they can be income. Now इनकम और गेन को मैंने और लिखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनकम एंड गेन सेम चलता है, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनकम एंड गेन आर अलाइक, एंड सिमिलरली एक्सपेंसेस एंड लॉसेज दे आर नॉट सेम, बट ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर सेम। तो देखिए एक बार आपको पता चल गया, देखिए आपको अकाउंट्स का जो भी नाम है, मेड बी रेंट, कमीशन, इनकम, एक्सपेंस, आपको नाम को प्रॉपरली याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उनके नाम का मतलब समझना पड़ेगा। यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ the name of the every account. For example, interest received, income for you; interest paid, expense for you; purchase is an expense for you, and similarly sales is an income for you. तो एक बार आपको पता चल जाता है कि किसी भी अकाउंट का नाम यू गॉट टू नो, अब आपको उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम में। देखिए हर आइटम का अपना एक डिफॉल्ट नेचर होता है, मीन्स आइदर इट विल बी अ डेबिट और इट विल बी क्रेडिट। कुछ नहीं बोला जाए तो अपने डिफॉल्ट नेचर क्या अज्यूम करेंगे, एसेट का डिफॉल्ट नेचर हमेशा अपने मानेंगे कि एसेट डेबिट होता है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल ऑलवेज बी डेबिट। कुछ नहीं बोला जाए, विल ऑलवेज अज्यूम एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट इन नेचर, इनकम एंड गेन आर ऑलवेज क्रेडिट इन नेचर। कुछ नहीं बोला जाए, अपने हमेशा डिफॉल्ट ये मानेंगे कि यही इनका डिफॉल्ट नेचर है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स क्विकली वेरी ब्रीफली डिस्कस कि एसेट्स क्या होते हैं एंड लाइबिलिटीज क्या होती है। तो एसेट क्या हो गया, एसेट इज समथिंग दैट गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ऐसा कोई आइटम जिससे हमको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला हो, दैट इज एन एसेट। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके अगर समझे तो इसका दो एस्पेक्ट हो सकता है। एसेट इज समथिंग दैट गिव्स अस फ्यूचर कैश इनफ्लोज, मेरे को फ्यूचर में कैश के इनफ्लोज आने वाले इंक्रीज, फ्यूचर कैश फ्लोज बढ़ने वाले हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स ले तो एग्जांपल कैन बी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं एसेट के। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी है, आप क्या करोगे, प्लांट से प्रोडक्शन करोगे, उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करोगे और सेल करके रेवेन्यूज अर्न करोगे, तो क्या आपको फ्यूचर में कैश इनफ्लोज हुए ना। सिमिलरली डेटर, जिसको हम लोग क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं, क्रेडिट पे गुड सेल कर दिया, दैट पर्सन बिकम्स माय डेटर, तो मेरे को फ्यूचर में उस डेटर से भी पैसे मिलने वाले हैं, दैट्स व्हाई डेटर इज आल्सो एन एसेट। इसका नेक्स्ट एंगल से अगर इसको देखें तो एसेट इज समथिंग जिसके कारण मेरे फ्यूचर में कैश इन आउटफ्लोज कम हो जाएंगे, जो पैसे जाने वाले थे वो कम जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। फ्यूचर में अगर कैश के आउटफ्लोज कम हो जाए तो उस आइटम को भी हम लोग एसेट कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सपोज मैंने रेंट को एडवांस में पे कर दिया, एडवांस रेंट पेड, लाइक इसका अगर एग्जांपल है, सपोज अप्रैल मंथ में मैंने मई, जून एंड जुलाई मंथ का रेंट ऑलरेडी मई मंथ में पे कर दिया है, तो व्हेन आई कम ऑन द मंथ ऑफ मई आई डोंट नीड टू पे एनी रेंट एनी मोर, मेरे को रेंट पे करना ही नहीं है। सिमिलरली जून में भी पे नहीं करना, जुलाई में भी पे नहीं करना। तो इन मंथ्स में क्या हो जाएगा, मेरे कैश के आउटफ्लोज, फ्यूचर आउटफ्लोज कम हो जाएंगे।
तो जो रेंट मैंने अप्रैल में दिया है दैट विल बी माई एसेट, क्योंकि मेरे फ्यूचर में मई मंथ में, जून मंथ में, जुलाई मंथ में कैश आउटफ्लोज कम हो जाएंगे। तो एसेट इज व्हाट? एसेट इज समथिंग जिनसे हमको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो। इसी को तो इकोनॉमिक बेनिफिट बोलते हैं, जब आपके पैसे ज्यादा आए या पैसे कम जाए, दैट इज ओनली इकोनॉमिक बेनिफिट। नेक्स्ट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? कोई भी पैसा या कोई भी चीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओ करता है, ऑर्गेनाइजेशन को चुकाना है, देना है, उसका एक ऑब्लिगेशन है, सरदर्द है, दैट इज कॉल्ड अ लाइबिलिटी। तो इसका भी दो एंगल है। लाइबिलिटी समथिंग दैट जिससे हमारे फ्यूचर में कैश आउटफ्लोज बढ़ जाए, फ्यूचर में कैश आउटफ्लोज बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल अ टिपिकल लोन, अगर मैंने कोई लोन लिया है, हाउसिंग लोन, कार लोन, तो उनको फ्यूचर में ईएमआई पे करने पड़ते हैं उनको सेटल करने के लिए। सिमिलरली अ क्रेडिट कार्ड कैन बी अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ लाइबिलिटी। आज मैंने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली, मेरे को 45 डेज के बाद उसको सेटल करना होता है, दैट्स ऑल्सो अ लाइबिलिटी फॉर मी। अनदर एग्जांपल्स कैन बी अ क्रेडिटर, जिससे मैंने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया है विद द गारंटी, विद द एश्योरेंस कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे दे दूंगा। तो व्हेन द ड्यू डेट कम्स, मेरे को क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए। दैट्स व्हाई अ लाइबिलिटी इज समथिंग जिससे मेरे फ्यूचर में कैश के आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे, पैसे ज्यादा जाएंगे, ज्यादा नहीं पैसे जाएंगे। एंड अनदर एंगल कैन बी अ लाइबिलिटी इज समथिंग जिससे मेरे फ्यूचर में पैसे कम आएंगे, फ्यूचर के इनफ्लोज कम हो जाएंगे, फ्यूचर इनफ्लोज विल गेट रिड्यूस। एग्जाम्पल, जो अपने ऊपर एग्जाम्पल लिए रेंट पेड, यहाँ पे हम लोग रेंट रिसीव्ड कर सकते हैं। जो लैंडलॉर्ड है जिसने रेंट मेरे से एडवांस में रिसीव कर लिया था, उस आदमी के लिए क्या होगा? सपोज अप्रैल का मंथ, अप्रैल में ही उसने मई, जून एंड जुलाई का रेंट रिसीव कर लिया, तो जब वो लैंडलॉर्ड मई के मंथ में क्या होगा? उसके इनफ्लोज कम आएंगे ना, तो जो रेंट उसने अप्रैल में रिसीव किया है दैट विल बी अ लायबिलिटी फॉर हिम। व्हाई? बिकॉज उसके फ्यूचर में कैश के इनफ्लोज कम आने वाले हैं। दैट्स व्हाई अ टिपिकल रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कैन बी अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ लायबिलिटी। करेक्ट? तो अगर इतना आपको समझ में आ गया कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है ना, इनकम इज वेरी सिंपल, जिस चीज से आपको फायदा हो। इनकम गेन, आपने कोई एसेट था, कोई इन्वेस्टमेंट थी, शेयर्स थे आपके पास, म्यूचुअल फंड थे, आपने उसको सेल कर दिया, गेन हो गई। अगर आपका मान लो कोई स्टॉक था, जल गया, कैश था, चोरी हो गया, थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस के। तो अगर आपको इन चारों डेफिनेशंस का, इन चारों कीवर्ड्स के मतलब समझ में आ गए, तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। देखिए, तो अगेन आपको किसी हर आइटम जो अपने कम अक्रॉस करते हैं दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एट एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, और उनका डिफॉल्ट नेचर होता है। आपको डिफॉल्ट नेचर याद रखना पड़ेगा। एसेट का डिफॉल्ट नेचर इज डेबिट, लायबिलिटी का डिफॉल्ट नेचर इज क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डिफॉल्ट नेचर इज डेबिट, इनकम एंड गेन का डिफॉल्ट नेचर इज क्रेडिट। अगर आपको उनका डिफॉल्ट नेचर पता चल गया, नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आप ये पकड़ सकते हो ना कि इसका ऑपोजिट नेचर क्या होगा। अगर डेबिट है तो उसका ऑपोजिट नेचर विल बी क्रेडिट, अगर क्रेडिट है तो उसका ऑपोजिट नेचर विल बी डेबिट, डेबिट का ऑपोजिट नेचर विल बी अगेन क्रेडिट, एंड क्रेडिट का ऑपोजिट नेचर विल बी डेबिट। ये आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, ऑपोजिट नेचर को फाइंड करना बहुत इजी है। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर जब भी आप कोई भी जर्नल एंट्री को पास करने वाले हो या आप अकाउंट्स में कुछ भी करते हो, आपको हमेशा बिजनेस के एंगल से सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो मेरे लिए एसेट है वो सामने वाला के लिए लाइबिलिटी है, जो मेरा इनकम है वो सामने वाला के लिए एक्सपेंस है। तो विल ऑलवेज, हमेशा अपने को ये पता करना जरूरी हो जाएगा कि हम किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, किस पर्सन का अपने अकाउंटिंग कर रहे हैं। आपको अपने ब्रेन को उस इंसान के हिसाब से आपको रन कराना पड़ेगा, तब आप अकाउंटिंग प्रॉपरली कर पाओगे। अगर आपने गलत पर्सन के दिमाग से आपने सोचा, तो आप एसेट को लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लोगे, इनकम को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लोगे। राइट? तो नेक्स्ट थॉट प्रोसेस क्या है? अब ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज आपको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। एक जर्नल एंट्री में आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है, जैसे रेंट हो गया, परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है। एक बार आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज आपको उनको क्लासिफाई करना है। किसमें? आइदर एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इनमें आप उनको क्लासिफाई कर दो। डन, क्लासिफाइंग डन। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज फाइंड द डिफॉल्ट नेचर। एक बार आपने उनको क्लासिफाई कर दिया, अब आप उनका डिफॉल्ट नेचर सोचो। एसेट है तो आप डेबिट बोल दो, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बोल दो, इनकम एंड गेन्स है तो आप क्रेडिट बोल दो, एंड एक्सपेंसेस है तो डेबिट बोल दो। ये हो गया उनका डिफॉल्ट नेचर। एक बार आपको डिफॉल्ट नेचर पता चल गया,
तो जो आइटम आपने सिलेक्ट किया था, जो अकाउंट आपने सिलेक्ट किया था, आप ये देखो कि क्या वो आइटम बढ़ रहा है या वो आइटम घट रहा है। अगर वो आइटम बढ़ रहा है, अगर दैट आइटम इज इंक्रीजिंग, तो आप उसको उसके डिफॉल्ट नेचर पे छोड़ दो। जैसे वो डेबिट था और वो बढ़ रहा है, तो आप उसको डेबिट पे छोड़ दो। और अगर वो घट रहा है, अगर वो डिक्रीजिंग है, तो आप उसके ऑपोजिट नेचर पे उसको शिफ्ट कर दो। सिंपल। इंक्रीजिंग, लीव इट टू इट्स डिफॉल्ट नेचर. Decreasing, use opposite nature. Simple. Now what we'll do is we'll try to solve few illustrations so that आप इस thought process को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तो our first illustration is purchase goods worth rupees 5,000 in cash. फर्स्ट स्टेप क्या है अपना? अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? एक परचेज अकाउंट, अनदर कैश अकाउंट। अकाउंट्स आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप इज अपना फर्स्ट स्टेप क्या था? अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनको क्लासिफाई करना, इधर ये एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है। देखिए परचेज अकाउंट क्या होगा? परचेज अकाउंट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस फॉर अस, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया है, खर्चा लगा है अपना। एंड कैश इज ऑलवेज असेट। आपने क्या है, दो स्टेप कंप्लीट, आपने इसको क्लासिफाई भी कर दिया। क्लासिफाई करने के बाद आपको क्या करना होगा? इनका डिफॉल्ट नेचर खोजना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेचर? तो एक्सपेंस का डिफॉल्ट नेचर क्या हो गया? डेबिट। एंड एसेट का डिफॉल्ट नेचर इज ऑल्सो डेबिट। नाउ एक बार आपने नेचर पता कर लिया, नाउ द फाइनल टास्क इज आपको ये देखना है कि क्या ये आइटम बढ़ रहा है या ये घट रहा है। लेट्स सी, अगर आप एक परचेज करते हो तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या आपको इसको डिफॉल्ट नेचर पे ही छोड़ देना है, मतलब डेबिट को आप डेबिट में ही रहने दो। अब नेक्स्ट कैश, अगर आप परचेज करोगे कैश में तो क्या होगा? गुड्स जाएगा और कैश जाएगा। अगर आपके हाथ से कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है, यू आर लूजिंग कैश, दैट मीन्स कैश इज डिक्रीजिंग, so you shift this amount to opposite entry, that is opposite nature, that is credit. सिंपल। तो आपका अल्टीमेटली जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई एम नॉट राइटिंग एवरी जर्नल इन द प्रॉपर फॉर्मेट, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। तो this is our entry, and narration is always must, being goods purchased for cash, right? Now next entry, sold goods worth rupees 5,000 to Sunny. So accounts involved are sales and Sunny, right? So our first account is sales account and another account is Sunny. Now sales क्या है? Sales is a typical example of income, क्योंकि हमको इससे इनकम होने वाला है, तो दैट्स एन इनकम। एंड सनी इज व्हाट? सनी इज आर डेटर। डेटर क्यों? क्योंकि हमने इसको कुछ क्रेडिट पे सेल किए, हमको इसको इससे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो सनी इज आर डेटर। डेटर इज ऑलवेज असेट। डेटर एसेट हो गया। तो इनकम का डिफॉल्ट नेचर क्या होता है? इनकम का डिफॉल्ट नेचर इज क्रेडिट एंड एसेट का डिफॉल्ट नेचर इज डेबिट। अब लास्ट स्टेप आपको ये देखना है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। देखो, जब आप सेल कर रहे हो तो इनकम इंक्रीज हो रहा है ना, सेल करोगे, पैसा सेल कर रहे हो तो इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको इसके डिफॉल्ट नेचर पे छोड़ दो, क्रेडिट। अच्छा, कमिंग टू सनी, अगर आपने क्रेडिट पे सेल किया है तो आपको एक एसेट मिला है, एक राइट मिला है, एक अधिकार मिला है, क्या फ्यूचर में सनी से पैसे रिकवर कर सकते हो, ले सकते हो, तो आप इसको भी इसके ओरिजिनल नेचर पे छोड़ दो, क्योंकि इससे भी आपका डेटर ही बढ़ रहा है, तो आप इसको भी इसके डिफॉल्ट नेचर पे छोड़ दो। तो व्हाट डज योर एंट्री बिकम्स अल्टीमेटली? सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। फेयरली सिंपल। आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है। एंड ऑब्वियसली नरेशन इज अ मस्ट, बीइंग गुड सोल्ड टू सनी, राइट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या है? परचेज मशीन फॉर 1 लाख फ्रॉम टाइटल लिमिटेड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है। देयर फर्स्ट अकाउंट विल बी मशीनरी, नेक्स्ट टाइटल लिमिटेड। तो मशीन इज व्हाट? मशीन इज योर asset and title limited is your creditor, क्योंकि आपने उससे क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है तो आपको उसको फ्यूचर में पैसे देने होंगे। अच्छा, एसेट का डिफॉल्ट नेचर इज डेबिट एंड क्रेडिटर, क्योंकि आपको उसको पैसे देने हैं, डिफॉल्ट नेचर इज क्रेडिट। अब आप देखो, मशीन आ रहा है ना, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो लीव इट टू इट्स डिफॉल्ट नेचर।
एंड क्रेडिटर लाइबिलिटी भी आपका इंक्रीज ही हो रहा है क्योंकि आपको पैसे देने हैं, तो ये भी डिफॉल्ट नेचर पे ही छोड़ दो। तो अल्टीमेटली आपका एंट्री क्या बन जाएगा, वी राइट इट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू टाइटन लिमिटेड, amount will be 1 lakh, right? And again narration is always a must, narration is something that you will always have to write, right? चलो नेक्स्ट एंट्रीज, पेड रेंट 5000 रुपीज कैश, अगर कुछ नहीं बोला तो आप कैश बैंक कुछ भी अज्यूम करो, नथिंग इज रॉन्ग। तो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व, रेंट एंड कैश। नाउ रेंट इज व्हाट, पेड रेंट बोले ना, देखिए रेंट कैन आइदर बी इनकम और एक्सपेंस, यू विल हैव टू रीड द प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड, रेंट पेड या पेड रेंट, तो प्रीफिक्स या सफिक्स आपको वर्ड से समझना पड़ेगा कि ये आपका एक्सपेंस या इनकम है। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंस है क्योंकि वर्ड इज पेड, तो रेंट इज expense and cash is always our asset, sorry, cash is always our asset, right? Now expense का default nature is debit and asset का default nature is also debit। अब आप देखो रेंट के कारण आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, यू लीव इट टू इट्स डिफॉल्ट नेचर। कैश जा रहा है क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हो, कैश इज गोइंग, तो यू शिफ्ट टू इट्स ऑपोजिट नेचर, दैट इज क्रेडिट। तो व्हाट डज योर जर्नल एंट्री बिकम्स, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपको इसने क्रेडिट कर दिया आपने, तो 5000। अगेन नरेशन इज ऑलवेज मस्ट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिंग रेंट पेड इन कैश। नरेशन इज वेरी सिंपल, आपको खाली बस एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या जर्नल पास किया, राइट? लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10 लाख। अब ये एक ऐसा एंट्री है जो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में देखने मिलेगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आप करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ये एंट्री मिल ही जाएगा। तो लेट्स सॉल्व। अच्छा, व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व, फर्स्ट इज व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व, बिजनेस, तो बिजनेस को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एंड कैश। तो कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, क्योंकि जो ओनर है उसने क्या किया होगा, बिजनेस में पैसे लगाए, और अपने को अकाउंटिंग तो हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करना है, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है क्योंकि उसने पैसे ओनर से रिसीव किए, अभी बिजनेस को प्रॉफिट्स अर्न करके उसको देने हैं, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हो गया। एंड कैश, कैश इज ऑलवेज असेट, लायबिलिटी का डिफॉल्ट नेचर इज व्हाट, क्रेडिट, एंड एसेट का डिफॉल्ट नेचर इज डेबिट, राइट? अब आप देखो लायबिलिटी बढ़ रहा है ना बिजनेस के लिए, तो आप उसको उसके डिफॉल्ट नेचर पे छोड़ दो। एंड जब एक बिजनेस कैश रिसीव कर रहा है तो उसका कैश भी बढ़ रहा है, तो आप इस कैश को भी डिफॉल्ट नेचर पे छोड़ दो। तो योर एंट्री बिकम्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 10 लाख। नरेशन ऑलवेज मैंडेटरी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओके। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट, ये एंट्री हो गया। आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। सपोज आपको आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद के रखा होगा और आपको उस पर कोई इंटरेस्ट इनकम हो रहा है। अब आपको ये समझना, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि आप ये देखो कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इज योर इनकम, एंड आपने रिसीव कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो मतलब कैश, तो ये आपका एक नेक्स्ट अकाउंट हो गया। इनकम इज व्हाट, इनकम इज क्रेडिट एंड कैश इज ऑलवेज डेबिट, राइट? क्लियर है यहाँ तक? इनकम था तो उसका डिफॉल्ट नेचर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप देखो इंटरेस्ट जब आप रिसीव करोगे तो आपका इनकम बढ़ जाएगा, तो आप उसको उसके डिफॉल्ट नेचर पे छोड़ दो। एंड कैश भी तो आपको मिल ही रहा है, तो कैश भी इंक्रीज ही हो रहा है, तो आप उसको भी उसके डिफॉल्ट नेचर पे छोड़ दो। भाई बिकॉज कैश वाज एसेट एंड एसेट का डिफॉल्ट नेचर इज ऑलवेज डेबिट, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि आपको मिल रहा है, कैश अकाउंट इज डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपका इनकम है, तो इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड 1000। अगेन नरेशन इज इंपॉर्टेंट, बीइंग इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, राइट? नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर 5000 रुपीज। व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व, फर्स्ट इज परचेजेस अकाउंट एंड राम अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट क्या है, अपना एक्सपेंस है, क्योंकि आप गुड्स को जब खरीदोगे दैट्स एन एक्सपेंस फॉर यू। एंड राम इज व्हाट, राम इज अ क्रेडिटर, क्योंकि अपने उससे गुड्स अपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, तो राम अपना क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि अपने को उसको पैसे देने हैं।
तो क्रेडिटर इज व्हाट, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। तो एक्सपेंस का डिफॉल्ट नेचर इज व्हाट, डेबिट, एंड लाइबिलिटी का डिफॉल्ट नेचर इज क्रेडिट। अगर आपको डिफॉल्ट नेचर याद है, आइटम का मतलब पता है, तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, leave it to its default nature। राम इज व्हाट, राम इज योर क्रेडिटर, इट्स योर लाइबिलिटी। वो भी आपका लाइबिलिटी भी बढ़ ही रहा है क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं आपको दे दूंगा पैसा, लाइबिलिटी है। तो दिस इज ऑल्सो योर, लीव इट ऑल्सो टू इट्स डिफॉल्ट नेचर। तो व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट बिकॉज राम इज योर लाइबिलिटी 5000। परफेक्ट। नाउ सी, ये जो राम से अपने गुड्स परचेज किया था, आपने उसको अपना लाइबिलिटी बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, राम को पैसा पे कर रहे हैं। हाउ मच, 4500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मतलब सपोज वी आर, अपने परचेज किया, तो हम क्या बोल रहे हैं राम को कि देखो मेरे को आपको 5000 रुपीज देने थे, पर फुल तो 4500 में पूरा सेटलमेंट कर लो, मतलब और मैं आपको कुछ रुपए नहीं दूंगा, 4500 आप पूरा रखो और पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लो। अभी क्या होगा, देखो जो आपको 5000 रुपए देने पड़ रहे थे, वो आपका कितना में सेटलमेंट हो गया, 4500 में। तो आपने क्या किया, आपने 500 रुपए बचा लिए। दैट 500 रुपीज जो आपने बचा है वो आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। तो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व, वन इज द राम अकाउंट, अनदर इज व्हाट, पे कर रहे हैं तो आप इसको कैश मान सकते हो, आप पे कर रहे हो तो कैश। एंड और एक अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। 5000 आपको देने थे, आपने 4500 में ही सेटल कर दिया, तो 500 रुपए बचा है ना, जो बचा लिए वो इनकम हो गया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज व्हाट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, इनकम का डिफॉल्ट नेचर इज ऑलवेज क्रेडिट। नाउ कैश, कैश इज व्हाट, कैश इज योर एसेट, डिफॉल्ट नेचर इज ऑलवेज डेबिट। अब देखो राम में थोड़ा एम्बिग्विटी हो सकता है कि राम क्या है। देखो आप ऊपर के एंट्री से देखो, देखो राम को आपने क्रेडिट बनाया था ना क्योंकि वो आपका लाइबिलिटी था, तो एक्चुअली राम है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो फिर उसका डिफॉल्ट नेचर क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन अब आप देखो कैश क्या हो रहा है, पे करोगे तो कैश जाएगा, कम होगा, तो मेक इट क्रेडिट। ये जो लाइबिलिटी है, क्या अब आपका ये लाइबिलिटी रह जाएगा क्या, क्या पैसे देने के बाद राम आपको बोल सकता है क्या कि भाई मेरे पैसे चुकाओ, नहीं ना। तो ये भी आपका कम हो जा रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो जा रहा है। तो आप इसका भी नेचर को रिवर्स कर दो, ऑपोजिट नेचर लिख दो डेबिट। एंड इनकम तो आपका बढ़ ही रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके एंट्री में क्या हो गए, देखो राम डेबिट करना है अपने को, तो राम अकाउंट इज व्हाट, डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट। ram will be how much, 5000, cash is 4500, and 500 is the discount we received. Again narration is always a must, being cash paid to ram and discount received, right। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंट्री है, दो मैंने एक एब्रीविएशन यूज किया है कि आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है एंड 5% का कैश डिस्काउंट। नहीं, नो सी आई विल एक्सप्लेन अ बिट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अगर मान लो आई एम अ सेलर एंड आई एम सेलिंग गुड्स, एंड कोई बायर आके मेरे से बल्क में गुड्स परचेज कर रहा है इन बिग क्वांटिटी, इन ह्यूज क्वांटिटी, तो मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि सिंस यू आर बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी ना, तो आई विल गिव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन व्हेन somebody buys goods इन अ लार्जर क्वांटिटी। अगर आप ज्यादा वॉल्यूम में ज्यादा गुड्स खरीदोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अनदर टर्म इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, देखो जब भी अपने गुड्स बाई करते हैं तो क्या होता है, अपने को एक क्रेडिट पीरियड मिलता है। क्रेडिट पीरियड मतलब कि बायर अपने को बोलता है कि देखो आप 10 दिन के अंदर अंदर दे दो, ये मेरा क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट टर्म्स है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को पैसे दे देना। 10 डेज का उधार मैं सबको देता हूँ, आई गिव क्रेडिट ऑफ 10 डेज टू ईच एंड एवरी पर्सन, बट इफ यू पे मी बिफोर 10 डेज आई विल गिव यू एडिशनल 5% डिस्काउंट। दैट इज वाई क्यों डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि आप उसको कैश अर्ली पे कर रहे हो, जो 10 दिन बाद मिलता आप उसको आज ही दे रहे हो, तो यू गेट कैश डिस्काउंट। लेट्स सी, तो क्या कर रहे हैं अपन लोग, सेल कर रहे हैं गुड्स, वी आर सेलिंग गुड्स जिसका प्राइस 10,000 है। लिस्ट प्राइस मतलब जब टैग होता है ना गुड्स पे, टैग, वो टैग लगा हुआ है 10,000 का, और आप उसको 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे सेल कर रहे हो और आप 5% एडिशनल कैश डिस्काउंट भी दे रहे हो, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, अभी छोटा सा पहले तो चार्ट बना लो। देखो आपका सेल्स प्राइस क्या था, सेल्स यानी कि लिस्ट प्राइस क्या है 10,000, आप उस पर अलग से
क्या कर रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, कितना 10%, दैट इज 1000 रुपीज ऑफ 10,000, 10% ऑफ 10,000 रुपीज, दैट मेक्स इट 1000, बैलेंस 9000 क्या हुआ आपको कस्टमर से रिकवर करने हैं। बट वो आदमी क्या बोलता है कि ठीक है मैं आपको क्रेडिट पीरियड के पहले ही पैसे दे दूंगा, तो व्हाट यूल से, चलो एडिशनल टेक एडिशनल 5% डिस्काउंट, तो एडिशनल 5% डिस्काउंट विल बी हाउ मच, कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%, 5% of 9000 is 450, that is 8550 is the balance amount that you will recover, because अपने सेल कर रहे हैं तो अपने को 8550 पैसा रिकवर करना है, राइट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, वी शो, अपने उसको अकाउंट्स में कहीं दिखाते नहीं है, वी डोंट पास एनी एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट, बट वी टेक इट्स अफेक्ट। अफेक्ट मतलब क्या, देखो मैंने इसको माइनस कर दिया ना, मतलब मैंने इसका अफेक्ट ले लिया। डिस्काउंट से क्या होता है, प्राइस रिड्यूस हो जाता है, देखो मैंने इसका अफेक्ट ले लिया, आई ड्रॉप डाउन द वैल्यू टू 9000, बट दिस 1000 रुपीज विल नेवर बी रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स। तो अब चलो नेक्स्ट मूविंग, तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज सेल्स अकाउंट, नेक्स्ट दिस कैश डिस्काउंट, तो वील राइट इट एज डिस्काउंट, एंड सिंस देखो अपने क्या करे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दिस इज डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज बी एक्सपेंस फॉर अस, एंड एक्सपेंस विल इज ऑलवेज डेबिट इन नेचर, राइट। एंड और एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड कैश अकाउंट। सेल कर रहे हैं तो अपने को कैश मिल रहा है, कैश इज एन असेट फॉर अस एंड दैट विल ऑलवेज बी डेबिट इन नेचर। नाउ लेट्स एनालाइज, सेल्स क्या है, इनकम, इनकम इज क्रेडिट इन नेचर। हो क्या रहा है, आप देखो अब आपको क्या करना है, देखो सिंस मैंने आपको क्या बोला, आपको सम अपना 9000 से स्टार्ट करना है, ट्रेड डिस्काउंट खाली आप अफेक्ट ले लो बट उसको रिफ्लेक्ट मत करो, अकाउंट्स में कहीं लिखो मत। तो आप देखो आप सेल कर रहे हो तो कैश आपका डेबिट ही होना चाहिए, क्योंकि कैश तो आ रहा है आपके पास से, आपके पास आ रहा है कैश, डेबिट। इनकम भी आपका हो रहा है, सेल्स इंक्रीज ही हो रहा है, लीव इट टू इट्स डिफॉल्ट नेचर। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, और जब भी आप डिस्काउंट देते हो तो आपको क्या होता है, खर्चा ही हो रहा है आपका, तो एक्सपेंस बढ़ ही रहा है, तो लीव दिस ऑल्सो टू इज डिफॉल्ट नेचर। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, यू आर रिसीविंग कैश, तो कैश अकाउंट इज डेबिट, discount allowed since it's an expense for us, this will also be debited to sales। now amount क्या होगा, देखो आपको हमेशा यहीं से सम स्टार्ट करना, 9000, your sales value is 9000, how much amount did you recovered, 8550, this amount, and what is the discount, 450, right। again narration, being goods sold for cash and discount allowed, दैट विल बी योर एंट्री। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली, अगर आप नेचर को समझ जाते हो तो आप बहुत इजीली जर्नल एंट्रीज को पास कर सकते हो, बहुत फास्ट, बहुत एक्यूरेट एंड वेरी स्पीडली। तो इससे क्या हो जाएगा, आप अपने एक्यूरेसी को, जो आप जितने आप मल्टीपल सम सॉल्व करोगे, जितने आप मल्टीपल सम्स को प्रैक्टिस करोगे, आप अपने एफिशिएंसी को और अपने एक्यूरेसी को डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हो। आई होप आपको इस पूरे सेशन से कुछ सीखने मिला होगा, आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये बहुत ग्रिप में आ जाए। आई होप एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।